ये कहानी है उन 5 हफ्तों की जब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पार्टीशन किया गया। ये कहानी है उस वकील की जिसे भारत के बारे में 2% जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उसकी बनाई गई लकीरों के आधार पर भारत पाकिस्तान की सरहदों को अलग किया गया। ये कहानी है आज़ादी के जश्न में डूबे उन करोड़ों भारतीयों की जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर, कारोबार, जमीन और रिश्तेदार आज़ादी के अगले ही दिन उनसे छीन लिए जाएंगे। ये कहानी है अंग्रेज हुकूमत के द्वारा भारत को दिए उस आखिरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रेडक्लिफ लाइन रिपोर्ट की। ये वो समय था जब भारत आज़ाद होने को तैयार था और भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तैयार हो रही थी। लेकिन 3 जून 1947 को आए माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के आखिरी वॉइसरॉय लुईस माउंटबेटन के सामने एक मुश्किल थी कि पंजाब और बंगाल जैसे महान प्रांतों का विभाजन कैसे किया जाए और उनकी सीमाएं क्या होंगी। नेहरू और जिन्ना के साथ माउंटबेटन भी ये जानते थे कि इसका फैसला अगर नेहरू और जिन्ना ने लिया तो कभी सहमति नहीं बन पाएगी और यही देखते हुए एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाता है। लेकिन पहले ये निर्णय करना जरूरी था कि इस कमीशन का हेड कौन बनेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए निष्पक्ष हो, जो बिना किसी एक दिशा की तरफ देखे हुए ये विभाजन कर पाए। और इसी के चलते 27 जून 1947 की दोपहर को लंदन में लॉर्ड चांसलर ने अपने ऑफिस में इंग्लैंड के प्रसिद्ध लॉयर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया। जून 1947 से पहले ये व्यक्ति सिरिल रेडक्लिफ इंग्लैंड का सबसे नामी और तेज तर्रार बैरिस्टर था, जिसने ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री हासिल की थी और ज़्यादातर समय अपने लंदन के न्यू स्क्वायर में स्थित चैम्बर में बिताता था। लेकिन इस दिन रेडक्लिफ के सामने क्या पेशकश रखी जाने वाली थी ये उसे खुद भी नहीं पता था। रेडक्लिफ के बारे में एक बात सभी जानते थे कि ये वो व्यक्ति है जो भारत के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखता है, ना भारत के किसी लीगल मसले में कभी इन्वॉल्व रहा है और यहाँ तक कि कभी भारत उसका जाना भी नहीं हुआ था। सिरिल रेडक्लिफ लॉर्ड चांसलर के दफ्तर पहुँचते हैं और उन्हें भारत के विभाजन से बाउंड्री लाइन खींची जानी है इससे अवगत कराया जाता है और बिना रेडक्लिफ की राय जाने ये बता दिया जाता है कि इस काम के लिए आपको चुना गया है। जब रेडक्लिफ ने कारण पूछा तो कहा गया कि भारत के बारे में जो आपकी अज्ञानता है वही इस मसले के लिए सबसे ज़रूरी है। रेडक्लिफ कुछ देर के लिए चुप हो गया क्योंकि लॉर्ड चांसलर जिन पंजाब और बंगाल की बात कर रहे थे रेडक्लिफ ने इससे पहले नाम कभी सुने ही नहीं थे। वो जानते थे कि इस काम को कितना भी बखूबी कर लें लेकिन अंत में उन्हें अन्याय करने वाले की उपाधि ही मिलनी है। लेकिन लॉर्ड चांसलर ने रेडक्लिफ को अपने देश इंग्लैंड के प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति सर्व करने जैसी इमोशनल बातें की और इसी के साथ इस काम को करने के लिए रेडक्लिफ ने हामी भर दी। करीब 1 घंटे बाद ही लंदन में इंडिया ऑफिस के अंडर सेक्रेटरी ने रेडक्लिफ के सामने भारत का नक्शा रखा जिसे रेडक्लिफ पहली बार देख रहे थे। उन्हें बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक गंगा नदी बहती है और यहाँ से यहाँ तक सिंधु, ये बंगाल है और ये पंजाब और हिमालय इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है। रेडक्लिफ को पहली बार ये पता चला कि जिन प्रांतों को तोड़ने के लिए उन्हें रखा गया है, उन्हें बुलाया गया है, वो असल में कितने बड़े हैं। उस समय उन करोड़ों लोगों की आबादी के घर, खेत, सड़कें, फसलें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके रिश्ते सब सिर्फ एक लक्ष्य में सिमट कर रेडक्लिफ के सामने पड़े थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है उस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए काफ़ी सारे कोर्सेज और बैचेस लेकर आया है। और अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली के मुखर्जी नगर में, करोल बाग में स्थित है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी वॉक इन करना चाहिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करते ही, क्योंकि आपके कई सारे बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए क्योंकि इंडिया के बेस्ट और टॉप एजुकेटर्स से आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। आपको डेडिकेटेड यहाँ पे सीसेट और ऐसे राइटिंग की क्लासेस मिल जाती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ मिलता है। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं और रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ में होता है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आप अपनी तैयारी की तरफ एक बहुत बड़ा अपना स्टेप लेने वाले हैं। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो में। रेडक्लिफ ने अंडर सेक्रेटरी से सारी जिम्मेदारी समझी और भारत जाने से पहले उनकी फाइनल मीटिंग कराई जाती है पीएम क्लीमेंट एटली के साथ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में पीएम एटली की रेडक्लिफ से मीटिंग होती है। रेडक्लिफ से मिलकर वो बेहद ज़्यादा खुश थे क्योंकि दोनों ही हेलेबरी स्कूल से पढ़े थे और एटली का उनके स्कूल के प्रति जो लगाव था वो जग जाहिर था। इस मुलाकात के बाद रेडक्लिफ अपनी ज़िंदगी में पहली बार भारत आने के लिए तैयार थे, वो भी उस देश में जिसका वो विभाजन करने के लिए आ रहे थे। जून 1947 के आखिरी दिनों में जब रेडक्लिफ दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, कुछ घंटे बाद ही माउंटबेटन से मीटिंग फिक्स थी। जब मिलना हुआ तो माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को कुछ बारीक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि दोनों प्रांतों से 4 सदस्य आपको मिलेंगे, जिनमें 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 4 मुस्लिम लीग से होंगे। एक जजेस का पैनल भी आपकी मदद करने के लिए रहेगा, जो रिकमेंडेशन देंगे कि बाउंड्री लाइन को कहां से कहां तक चलना चाहिए, लेकिन अंत में सारे निर्णय आप ही को लेने हैं। रेडक्लिफ को पंजाब प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस 2 बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया जाता है। इसके साथ ही माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को एक और झटका दे दिया जब उन्हें बताया जाता है कि आने वाली 15 अगस्त, जिसमें अब सिर्फ 5 हफ्ते ही बचे हैं, इन 5 हफ्तों में आपको ये विभाजन का काम पूरा करना है। रेडक्लिफ ने कहा, ये इतना कम समय है कि इसमें काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है,
कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन माउंटबेटन का जवाब था, दोनों देशों को 15 अगस्त तक बाउंड्री लाइन की इतनी आवश्यकता है कि जहां से भी आप विभाजन रेखा खींच देंगे, दोनों देशों के नेता उसे बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेंगे। माउंटबेटन के इस स्टेटमेंट के बाद भी जब रेडक्लिफ का मन नहीं माना तो उन्होंने नेहरू और जिन्ना दोनों से मुलाकात की और यही सवाल पूछा कि क्या आप दोनों को 15 अगस्त तक बाउंड्री लाइंस चाहिए ही, चाहे उसमें कितनी भी दोष हों। दोनों का उत्तर एक था। दोनों ने कहा कि दोष हम निभा लेंगे, लेकिन अब और देर नहीं। और इसी के साथ अब तक के सबसे बड़े पार्टीशन के लिए मीटिंग्स के इस छोटे से दौर के बाद रेडक्लिफ ने अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू होते ही रेडक्लिफ का जाना होता है भारत के उस शहर में जिसे उस समय दिल्ली से ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन, मुंबई से ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक और कैलकाटा से ज़्यादा पुराना कहा जाता था। अंग्रेज़ों के सबसे बड़े कॉलेजेस और क्लब्स इसी शहर में थे और ये शहर था लाहौर। उस वक्त लाहौर में 5 लाख हिंदू, 6 लाख मुसलमान और 1 लाख सिख एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि एक दूसरे का धर्म क्या है। लेकिन जुलाई 1947 में रेडक्लिफ के लाहौर पहुंचने से पहले ही ये तस्वीर बदल चुकी थी। रेडक्लिफ ने वहां मौत का आलम देखा। डर का माहौल इस कदर था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और ऐसे में जब पता चला कि रेडक्लिफ बाउंड्री लाइन खींचने आए हैं तो उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने उन्हें अपने यहाँ ठहराने से मना कर दिया और उन्हें ठहरना पड़ा लाहौर के एक होटल में। वो जहाँ भी जाते थे हिंदू और मुसलमान संगठनों के अलग अलग लीडर्स उन्हें घेर लेते थे और खुश करने में लग जाते थे, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी शख्स की कलम से इन लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बनने वाली थी। हर रात रेडक्लिफ लाहौर के पंजाब क्लब में बैठा करते, क्योंकि ये वो जगह थी जहां सिर्फ अंग्रेजों की एंट्री थी और यहां बिना किसी दखल के वो भारत की विभाजन रेखा के बारे में अपने सहायकों से बातचीत कर सकते थे। लाहौर का जायजा लेने के बाद रेडक्लिफ वापस दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ वाइस रीगल स्टेट में रहते हुए रेडक्लिफ ने पॉपुलेशन लिस्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स और अलग अलग नक्शों की मदद से विभाजन रेखा खींचने का काम शुरू कर दिया। जितना कम समय 15 अगस्त आने में बचा था उस हिसाब से रेडक्लिफ को रोज करीबन 30 मील लंबी विभाजन रेखा खींचना जरूरी था। इस बीच पंजाब, लाहौर, बंगाल में हिंसा होना शुरू हो चुकी थी और माहौल बिगड़ रहा था और आखिरकार 15 अगस्त से पहले दिल्ली में रहते हुए रेडक्लिफ ने बाउंड्री लाइन की फाइनल रिपोर्ट को तैयार कर लिया। लेकिन इस इतने बड़े काम में इतना कम समय जो दिया गया था उसकी जल्दबाजी की कोई सीमा नहीं थी। 13 अगस्त 1947 की सुबह थी जब रेडक्लिफ ने अपने आईसीएस कलीग के हाथों 2 भूरे मनीला लिफाफों में बाउंड्री लाइंस की रिपोर्ट को रखकर माउंटबेटन के दफ्तर पहुंचा दिया। उधर जिन्ना दिल्ली को आखिरी बार अलविदा कहकर पाकिस्तान के लिए निकले। इधर नेहरू पहले पीएम बनने के लिए तैयार थे। माउंटबेटन ये जानते थे कि दोनों देशों की खुशियों में खलल रेडक्लिफ की ये बाउंड्री लाइन जरूर डालेगी। इसलिए फैसला लिया जाता है कि रेडक्लिफ की रिपोर्ट के बारे में दोनों देशों को 3 दिन के बाद बताया जाएगा। और माउंटबेटन के कहे अनुसार उनके स्टाफ ने रेडक्लिफ के ये दोनों लिफाफे एक हरे रंग के डिस्पैच बॉक्स में अगले 72 घंटों के लिए कैद कर दिए। ये वो 72 घंटे थे जब दोनों देशों के करोड़ों लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था, यहाँ तक कि इनके टॉप लीडर्स तक को ये नहीं पता था कि उनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, उनकी बाउंड्री और उनके बॉर्डर्स क्या होने वाले हैं। और फिर आई 16 अगस्त 1947 की तारीख। दिल्ली में माउंटबेटन के दफ्तर में रखे उन हरे डिस्पैच बॉक्स को खोलने का समय आ चुका था। माउंटबेटन ने बॉक्स खोला, दोनों लिफाफे बाहर निकाले। हर लिफाफे में नए नक्शे और करीबन 10 टाइपरिटन पेजेस थे। ये ब्रिटेन से भारत को दिया जाने वाला आखिरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। माउंटबेटन ने नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बुलाया और दोनों को एक एक लिफाफा देते हुए कहा, आप दोनों अलग अलग कमरों में बैठिए, नक्शों और बाकी डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए और 2 घंटे के बाद ग्रुप मीटिंग के लिए वापस लौट कर आइए। 2 घंटे बाद जब दोनों नेता लौटे थे तो दोनों के चेहरों पर समान गुस्सा था और ये देखते ही माउंटबेटन समझ चुके थे कि सिरिल रेडक्लिफ ने अपना काम एकदम निष्पक्षता से किया है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ उसने एक जैसा अन्याय किया था। सिरिल रेडक्लिफ को दुनिया के सबसे कठिन विभाजन के काम के लिए 2000 पाउंड मिलने की रकम तय हुई थी, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास की सबसे कठिन, सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक यात्राओं का दौर शुरू हुआ।